Dear friends, welcome to my video channel, YouTube channel सिनर्जी IAS अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारियाँ अच्छी तरह चल रही होंगी IAS की या स्टेट सिविल सर्विसेज की। तो आज मेरे इस चैनल पे एक नया वीडियो इंडियन पॉलिटिक्स है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए UPSC, IAS, UPPSC, MPPS, RS, JPSC, BPSC, SSC वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद आप लोग को ये पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये नीचे लिखे 5 कंडीशन को, शर्तों को सेटिस्फाई करता है तो वो उसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स एंड डुअल गवर्नमेंट। पावर का, शक्तियों का डिवीजन और डुअल गवर्नमेंट। दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चौथा इंडिपेंडेंट जुडिशरी और पांचवा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए एक एक करके देखते हैं सबको क्या है। पहला डिवीजन ऑफ पावर्स एंड डुअल गवर्नमेंट्स। इट इज अ प्रिंसिपल दैट सॉवरेनिटी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। जो भी सॉवरेनिटी का सिद्धांत है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहता है। The basic principle of federation is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not only by law, not by any law to be made by the center, but by the constitution itself. फेडरेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी जो है, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पार्टीशन करता है, वो सिर्फ सेंटर के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी बनाया जाता है। Thus the division of powers is vertical distribution of powers between the center and states. पावर का डिवीजन जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। It results in the duality of governments, सेंटर एंड स्टेट्स। ये दो तरह का सरकारें में परिवर्तित होती है, सेंटर और स्टेट्स के रूप में। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए फेडरेशन। ये फेडरेशन का बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू AMB पाइली, इन द मॉडर्न एज देयर इज ए नीड फॉर रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू डाइवर्जेंट टेंडेंसी, द वाइडनिंग रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड द नीड फॉर लोकल ऑटोनॉमी। Certain matters have a national impact and have to be dealt with a national outlook. आधुनिक ज़माने में ज़रूरत है रिकॉन्सिलिएशन की। दो डाइवर्जेंट टेंडेंसी है जो कि कॉमन इंटरेस्ट को बहुत बड़ा वाइड करता है और लोकल ऑटोनॉमी के लिए ज़रूरत होती है। एक बड़े पैमाने पर जो इंटरेस्ट है लोगों का, उसे भी और चौड़ा करती है और लोकल ऑटोनॉमी को की भी ज़रूरत पड़ती है। तब सर्टेन मैटर्स कुछ खासे बातें हैं जो कि नेशनल इम्पैक्ट होती है और कुछ नेशनल आउटलुक को भी डील करती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन अदर मैटर्स दैट नीड टू डील विथ एट अ लोकल लेवल। दूसरी तरफ कुछ दूसरे मैटर भी होती है जो लोकल, स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल के पर जरूरत होती है डील करने की। फॉर इंस्टेंस, व्हेन ए पॉलिसी इज मेड, इट रिक्वायर्ड टू टेक ए नेशनल आउटलुक इन ऑर्डर टू कैटर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। अगर उदाहरण के लिए कोई पॉलिसी ज़रूरत पड़ती, बनाया जाता है जो कि ज़रूरत है नेशनल आउटलुक के लिए, ताकि स्टेट्स के सभी कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। बट व्हेन सच पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड द लोकल नीड्स, वैल्यूज एंड प्रॉब्लम्स नीड टू बी कंसिडर्ड। लेकिन जब वैसे पॉलिसी को लोकल ज़रूरतों के लिए, स्थानीय ज़रूरतों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें वैल्यू और प्रॉब्लम दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज इनेबल्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो है कंसेप्ट है, ये जो है इस तरह का सिचुएशन जब उत्पन्न होती है तो उस वक्त जरूरत पड़ती है कि डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट को लागू किया जाए। द शेड्यूल 7th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains 3 lists of objects, namely union,
list upon which union government has the exclusive power to legislate, and a state upon which the state government has the exclusive power to legislate. शेड्यूल 7 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 तरह के लिस्ट को करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट को पूरा पावर है कानून बनाने का। उसी तरह स्टेट में उसमें से काफ़ी सब्जेक्ट दिए रहते हैं सेंटर लिस्ट में, उसी पर कानून बनाते हैं, सेंटर बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह स्टेट लिस्ट में स्टेट को पावर है बहुत सी टॉपिक्स पे, सभी बहुत से विचारों पर, टॉपिक पर, जिसके डिपार्टमेंट जिस पर वो अपना कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट है जो कि दोनों को कॉमन ये है टॉपिक्स उस पर बना सकती है, दोनों बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। दूसरा कंडीशन क्या है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंगल document that formally defines the nature of political system and the rights guaranteed to the citizens. एक लिखित संविधान एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे नागरिकों को जो राइट्स अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरह से उसमें डिफाइन किए होना चाहिए। इट कोडिफाइज द रूल्स एंड दैट गवर्न द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें नियम कानून को कोडिफाई किया गया है जिससे पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्नमेंट सरकार गवर्न कर सके, संचालित कर सके। इट इज नीडेड टू इंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट बी क्लियर एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। इसमें जिस बात की जरूरत है, जो पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो क्लियर होना चाहिए, बिना किसी तरह शक का होना चाहिए, संदिग्ध होना चाहिए। फर्दर इट लेस डाउन द प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज नीडेड। और फिर इसमें इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए अमेंडमेंट का, संविधान संशोधन का, जब जरूरत पड़े तो संविधान को संशोधन किया जा सके। अब तीसरा है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड होना चाहिए। वेदर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच इट इज अमेंडेड। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ये प्रोसेस से डिटरमाइन होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट हो सकता है। इफ द अमेंडमेंट प्रोसेस इज डिफिकल्ट सच कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि रिजिड अड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सुधार की संभावना बिल्कुल नगण्य है। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वन व्हिच नॉट सब्जेक्टेड टू एनी अमेंडमेंट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है जो कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। Any constitution that does not adapt to the changing circumstances is bound to fail. कोई भी constitution बदले हुए हालात में नहीं स्वीकार करती है तो वो फेल होना बिल्कुल संभव है। यूजुअली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर। एक्चुअली में क्या होता है, यूजुअली में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर करती है अमेंडमेंट करने के लिए। Neither the center nor the state government can amend the constitution affecting the distribution of powers without the consent of other. सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड कर सकती है बिना अफेक्ट किए हुए डिसीजन पावर्स को, बिना कंसेंट, एक दूसरे कंसेंट को बिना सहमति किए वो नहीं कर सकती है, एक दूसरे की सहमति लेना पड़ेगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोग्रेसिवली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान एक वास्तविक में क्या है, विकसित रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लगातार बदलाव उसमें होते रहे हैं, प्रोग्रेसिवली इसलिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इट लेस डाउन ए प्रोसीड्योर इन आर्टिकल 368। ये 368 आर्टिकल 368 में 368 आर्टिकल में इसका प्रोसीड्योर दिया गया है कि किस तरह से इसे अमेंडमेंट किया जा सकता है। एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाय स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान में कोई भी प्रोविजन अमेंड संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन बिल एक अच्छे खासे बहुमत के साथ पास करने पर उसे संशोधन किया जा सकता है। इन केस ऑफ एनी अमेंडमेंट
to the certain provision, the ratification by at least half the member of state legislature is required. अमेंडमेंट कोई भी सर्टेन प्रोविजन है अमेंडमेंट का, संशोधन का, तो उसको तरीका है कि जितने भी स्टेट है उसके आधे लेजिस्लेचर विधानसभा का अनुमति जरूरी है, तभी अमेंडमेंट पूरा होता है। दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से भारतीय संविधान जो है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब चौथा क्या है रिजिड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र जुडिशरी होना चाहिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए हायर पोटेंशियल टू बी एम्बिगस एंड इट्स मीनिंग माइट नॉट बी अंडरस्टूड एज सेम बाय ऑल एट ऑल टाइम्स। कोई भी लिखित संविधान की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है ज़्यादा कि वो असंदिग्ध हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय वो सही रहेगा। डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स अपॉन द टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स एंड द रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ देयर ऑथोरिटी अनअवॉइडेबल। इसके डिस्प्यूट हमेशा विवाद हमेशा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते रहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके, और जहाँ भी उसका अथॉरिटी का रेस्पेक्टिव एरिया जहाँ अथॉरिटी उसके ये क्लेश करते हैं तो वो आना संभावित है, वहाँ पर क्लेश होना ही होना है। सच डिस्प्यूट्स हैव बीन सेटल्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल आर्बिटर। जब उस तरह का विवाद सामने होता है उसको सेटल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है एक स्वतंत्र और जो पार्शियल मतलब इम्पार्शियल हो, जो निष्पक्ष कोई आर्बिटर हो, उसके द्वारा सेटल किया जाता है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज देयरफॉर एसेंशियल पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका फेडरल सिस्टम के लिए अति आवश्यक चीज है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशरी हुज इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड बाय सेवरल प्रोविजंस। भारतीय संविधान ने जुडिशरी के लिए काफ़ी प्रोविजन दिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं उसके स्वतंत्रता के। अब पांचवा है ये पांचवा फैक्टर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ टू व्हिच द यूनियन स्टेट्स आर सबऑर्डिनेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, संविधान में जो भी बातें लिखी गई है वो सुप्रीम लॉ है जिस पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा, उस पर डिपेंडेंट रहना होगा, एक दूसरे को मदद करना होगा। दे ऑब्लाइज टू ओबे एंड ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसको मानना पड़ेगा और उसको ऑनर देना पड़ेगा संविधान को। नादर यूनियन नॉर द स्टेट्स कैन ओवररीड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी यूनियन हो, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अनदेखा नहीं कर सकती है। इन सर्टेन केसेस the union has overriding powers but that does not permit encroachment of the state jurisdiction। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करती है, ओवरराइड करती है, लेकिन स्टेट के जुडिक्शन को वो कम नहीं कर सकती है, उसको इंक्रोच नहीं कर सकती है, उसको अलाउ नहीं है इंक्रोचमेंट करने का। तो सभी IAS कंपटीशन का तैयारी करने वालों जिक्र, तो ये हुआ हमारा आज का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, पॉज करके देखो, समझो, नोट करो। ये अपने आप में एक स्टडी मटेरियल है ना, ज़रूरत नहीं है दूसरी एक्स्ट्रा देने की। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ मटेरियल के साथ साथ ये वीडियो से एक्सप्लेन भी करता रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बहुत ज़रूरी है ये, ताकि हमें इसके लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि और मैं अच्छा से अच्छा दे सकूं वीडियो तुम्हें। लाइक करो मेरे इस वीडियो को, शेयर करो, बेल बटन प्रेस करो ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।